हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं खासकर कक्षा 10 मतलब यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं कक्षा 10 उन्हें के लिए साइंस का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस बार मैं उनकी साइंस पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। मात्र 2 महीनों में 2 महीनों में मैं उनकी साइंस कंप्लीट पूरी करा दूंगा। और ऐसी लैंग्वेज के साथ कंप्लीट कराऊंगा जो बिल्कुल आपको समझ में आए, आपकी भाषा में। आप कहेंगे कि सर आपकी भाषा को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मतलब आपकी जो लैंग्वेज पढ़ाने की है वो आराम से मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज अपनी भाषा में, अपने गांव के क्षेत्र की भाषा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। कम बातें करते हुए मैं आपको सीधा सीधा सिलेबस चालू कर रहा हूँ। पहले लेसन का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। भाई आराम आराम पढ़ाने वाला हूँ, कोई बात नहीं। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रिया का मतलब क्या होता है और उससे संबंधित जो समीकरण होता है उसका मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पानी के साथ चीनी को घोला होगा, कभी शरबत बनाए होगे। जैसे आप एक गिलास आपने पानी लिया, उसमें कुछ चीनी की मात्रा डाली होगी, फिर उससे घोला होगा। घोलने के बाद वो शरबत बन गया होगा जिसे आपने खूब पिया होगा गर्मियों में। तो अगर पानी में जब आपने चीनी को मिलाया, उससे घोला और एक शरबत बनाया, तो ये भी आपकी रासायनिक अपक्रिया हो गई। समझा? मतलब क्या हुआ, जब दो पदार्थ आपस में मिले और उन्होंने कोई नया पदार्थ बना दिया, मतलब इन्होंने अभिक्रिया की आपस में और तीसरा कोई नया पदार्थ बना दिया, तो ये क्या कहलाए, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब भी हम लोग कभी आग जलाते हैं, आपने गांव में देखा होगा खूब सर्दियों में आग जलाई जाती है, तो उसमें से क्या निकलता है, आपके लिए तो धुआं निकलता है, लेकिन धुआं के साथ साथ हम अगर कहेंगे काला काला कार्बन निकलता है। कार्बन निकलता है। अब कार्बन क्या करता है कि जो पर्यावरण में बहुत सारी क्या फैली हुई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैली हुई, उसके साथ मिल जाता है। सभी को पता मिल जाता है। ठीक है, नहीं पता तो समझ लो। कार्बन, आग से कार्बन निकलता है। और ये किससे क्रिया करता है, वायुमंडल में क्या फैली हुई है हमारे पर्यावरण में, ऑक्सीजन। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अगर हम चाहो तो उसमें ये भी लिख सकते हैं ऊष्मा। अब ये ऊष्मा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ जलाएंगे तो उसमें कार्बन तो निकलेगा निकलेगा, लेकिन साथ में हमें ऊष्मा भी तो देखने को मिलेगी। हमें एक ऊष्मा का तभी निर्माण हो रहा है, जब आग जलेगी तो चारों तरफ रोशनी आएगी, तो ऊष्मा भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब आपने दो पदार्थ आपस में मिलाए, मतलब इनकी आपस में क्रिया करवाई, क्रिया करवाने के बाद हमें जो नया पदार्थ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमें नया पदार्थ मिलेगा, यही तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब वो लिखा समीकरण। समीकरण का मतलब ये हुआ जो हमने लिखा है प्रतीकों में, जैसे कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो इस प्रकार जो हमने प्रतीकों में लिखा, एक समीकरण बना के लिखा, वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने अगर मुंह से कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और तीसरे या दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण कर देते हैं, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और तीसरे या और उससे भी अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख दें, मतलब प्रतीकों के रूप में रख दें, तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक मतलब ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण कर दें, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। लेकिन रासायनिक अपक्रिया को जब हम प्रतीकों में लिख देते हैं, सूत्रों में लिख देते हैं, तो हम उसे रासायनिक समीकरण भी कह देंगे। बात समझ में आ गई, सब लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अब रासायनिक समीकरण जो होता है आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रासायनिक समीकरण आपके कितने प्रकार के, दो। पहला होता है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण, समीकरण। अब इस पे जरा ध्यान से फोकस करना
लिखा हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण और नंबर 2 होता असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं संतुलित के बारे में। अब जैसे कि हमने रासायनिक अभिक्रिया तो करा ली, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग जो भी आप लोग प्रोजेक्ट लेते हो जिसकी मतलब अभिक्रिया करवाते हो, मैं अगर कहूँ जैसे कि अपने अब 2 चीज़ें ली थी, पानी लिया था और शक्कर लिया था, ठीक है। अब मैं संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यही वाला समीकरण इधर वाला लिख दिया, C+O2 रिएक्शन CO2। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में देखना क्या होता है कि जो हमारे इधर वाले जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। दिमाग ध्यान से सुनना, अभिकारक जो इधर वाले होते हैं, ठीक है, जो इधर वाले होते हैं, मतलब ये रिएक्शन जो तीर का निशान बना हुआ है, तीर के निशान जो इधर वाले होते हैं, जो हम लेते हैं अभिक्रिया को करवाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। अब जो नया चीज बनेगी जाकर, मतलब नई चीज जो बनेगी जाकर, वो उस कहलाएगी उत्पाद। क्या कहलाएगी? उत्पाद। अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा में कैसे बतानी है। जब अभिकारक और उत्पाद का मान बराबर हो, हम जब बताएंगे जब भी कोई रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, जब भी रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे तो उसमें अभिकारक और उत्पाद का मान बराबर हो तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब एक बार फिर, वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा आप लिख सकते हो ऐसे, वह रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद का मान बराबर हो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चेक कैसे करना ये बराबर है या नहीं, देखो कैसे चेक करना। इधर कार्बन का आपको 1 दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं कार्बन का 1, O के 2 दिख रहे हैं तो लिख सकते हैं O के 2, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1। इधर आप चेक कर सकते हैं कि कार्बन देखो इधर आपको 1 दिख रहा है तो कार्बन का 1 लिखा है, ऑक्सीजन के भी 2 दिख रहे हैं तो ऑक्सीजन के भी 2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 इधर हो रहा और 3 इधर हो रहा, देख रहे हो बिल्कुल बराबर हो रहा दोनों मान। जब बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है। वह रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों का मान बराबर हो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, नंबर 2। अब नंबर 1 को हमने क्लोज कर दिया, अब नंबर 2 डाल दो। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से जो हम बोल रहा हूँ उसे लिखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि आराम से वीडियो रोक के लिख लो जरूर, ठीक है, लिखना जरूरी है। तो हम इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब संतुलित हो गया। अब नंबर 2 में आपको लिखना है असंतुलित, असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या हो करना, बिल्कुल इसका विपरीत, अभी जो तुमने लिखा हो उसका विपरीत बिल्कुल बताना। इसमें आपको बताना है कि वह रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद का मान बराबर ना हो, ध्यान से सुनिए, वह रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद का मान बराबर ना हो। जैसे कि हम फिर से इसी एग्जाम्पल को लिखते हैं, जैसे कार्बन हमने ले लिया और O2 ले लिया, अब मैंने इधर क्या किया, CO लिख दिया। अब ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO दिखा दिया, CO बन गया। अब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, देखो कार्बन का इधर कितना है, 1 है, O के कितने हैं, 2 है। इधर कार्बन का 1 है लेकिन O का भी 1 है। जब दोनों के मान बराबर ना हो तब ये क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक बार फिर आप किस प्रकार लिख सकते हैं बोर्ड में कि वह रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद का मान बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप देख सकते हैं कि इधर 2 है, केवल कार्बन का 1, ऑक्सीजन का तो इधर 2 हुए हैं और इधर आपके 3 हुए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसी भी प्रकार से बराबर नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। नोट करिए जल्दी से, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ये मतलब आपका टाइटल जो पार्ट का नाम था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसका बारे में किस प्रकार से आपको जानना चाहिए था और किस प्रकार अगर नहीं भी आपको पहले पता था तो आज आपने सीख लिया होगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं वो, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बोर्ड में खूब पूछा है, ऐसा नहीं, इसको भी आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक। अगला प्रश्न होने वाला है आपका,
संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया खूब कई बार इसे रिपीट किया गया है। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया आपको आएगा प्रश्न में, इसे कई बार पूछा गया। पहले हम बता दें, संयोजन अपक्रिया को यूपी बोर्ड ने, मैं तो कहता हूँ कि 20 बार इसे रिपीट किया गया, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अब इसके नाम क्या क्या होते हैं वो जरूर। पहला तो आपका नाम आपको लिखा दे रहा है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, या तो अब इस नाम से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक, या फिर आपसे पूछ लिया है संकलन, संकलन अपक्रिया। ये 3 नाम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपको आंसर एक ही देना है। इस नाम से और इस नाम से बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी इस नाम से भी पूछा गया है। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर इतना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न क्यों हुआ और इसे बार बार क्यों पूछा जाता है। देखो, इसमें आपको सिर्फ इतना बताना कि इसमें लिखा योगात्मक, योगात्मक मतलब योग होना, योग होना, ठीक है। अब योग तभी तो होगा जब कोई 2 पदार्थ मिले या 3 पदार्थ मिले, तभी तो योग हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक ही पदार्थ योग हो जाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब एक से ज़्यादा पदार्थ मिले होंगे तभी तो योग होगा। और योग का मतलब संयोजन, संयोजन का मतलब होता है साझा करना। साझा तभी तो होगा जब एक से अधिक पदार्थ आपस में साझा करेंगे, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि एक ही पदार्थ आपस में साझा कर लेगा, ऐसा तो सुना नहीं होगा। मतलब एक पदार्थ से कोई और भी पदार्थ होगा, उसने आपस में साझा किया होगा। संकलन मतलब भी मिलना होता आपस में, तो मिलेंगे तभी जब 2 होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसकी हम परिभाषा देख लें। इसमें आपको परिभाषा में क्या बताना, ध्यान से सुने। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया कहेंगे। फिर एक बार, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो हम इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। लेकिन आपको परिभाषा में पूरा पूरा लिखना होगा। कैसे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। अब जैसे हम देखो भाई एग्जाम्पल, क्योंकि हम देखो केमिस्ट्री, हमने पहले ही बोला कि केमिस्ट्री को हम इतना सरल आपके जो रसायन विज्ञान है इस टॉपिक 10th का, बहुत सरल करने वाला। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैंने 2 ही पदार्थ वो ले लिए, कार्बन फिर ले लिया, O2 फिर ले लिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 तो मिल रहे हैं, अधिक नहीं ले रहा हूँ तो 2 ही ले रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक, उसने कहा 2 मिल जाए या इससे अधिक भी मिल जाए, तो 2 पदार्थों को मैं ले रहा हूँ। फिर हमने बना दिया एक नया पदार्थ, CO2 बन गया। तो ये क्या कहलाया, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये क्या कहलाएगी, योगात्मक अपक्रिया। इसमें एक बात जरूर याद रखना नोट्स में, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो मिलेंगे, परंतु जो उत्पाद बनेगा वो एक ही होगा। वो उत्पाद क्या होगा, एक बनेगा, ठीक है। याद रखना, जब इधर तो तुम 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, लेकिन उत्पाद आपको एक ही बनाना, ये योगात्मक अपक्रिया कहलाएगा। नहीं तो आप उत्पाद में संख्या बढ़ा दो, ये भी बना लो ये भी बना लो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल, इससे काम चला लो, वही बढ़िया है, बढ़िया है। इसके बाद आप वियोजन अपक्रिया डालेंगे। क्या डालेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है वियोजन। पहले इसको नोट करो, पहले सबने किया, पहली परिभाषा तो उन्हें बताई दी है, परिभाषा बता दी तो आपको वही लिख लेनी है। वीडियो रोककर आप परिभाषा धीरे धीरे समझ कर लिखिए, जिससे कि आपको बोर्ड में समस्या ना हो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वियोजन अपक्रिया की बात करेंगे अब। वियोजन, वियोजन नाम से ही पता चला कि वियोजन अपक्रिया, वियोजन के नाम से ही पता चला होगा कि इसका मतलब होता है टूटना। अब जब कोई चीज़ टूटेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अकेले टूट जाए, ऐसा हो सकता क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अकेले टूट जाए। तो वियोजन मतलब क्या होता, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता, टूटना। अब कोई भी अपक्रिया, वो जब भी कोई, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है,
अब वो कई भागों में टूट जाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। वियोजन में सीधा सीधा ये आपकी अपक्रिया आप बता सकते हो, जब भी कोई अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। जब भी कोई अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया आपकी तीन प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया आपकी कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार। पहली आपकी होती है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन पहली अपक्रिया क्या होती है आपकी, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो अब बताओ, अब ऐसी अपक्रिया होनी चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए, ऊष्मीय ताप की जरूरत होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी अपक्रिया, जब कोई वियोजन अपक्रिया, आप बता सकते हैं इसमें क्या जरूरत होगी, ऊष्मीय ताप की जरूरत होती। क्या होती, ऊष्मीय ताप, ऊष्मीय ताप की जरूरत होती है। अगर आपको कोई भी अभिक्रिया करानी है तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, ऊष्मीय ताप की। और जो अभिक्रिया उसमें ताप की उपस्थिति में कंप्लीट हो जाए वो क्या कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार हम आपको इसको किस प्रकार लिखना है बोर्ड में वो बता देता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको हमें कंप्लीट करवाने के लिए या पूर्ण करवाने के लिए ऊष्मीय ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। अब फिर से एक बात बता देता हूँ मैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए ऊष्मीय ताप की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। जैसे हम अब इसको तोड़ लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट हम लेता हूँ। अब इसको मुझे तोड़ना है, तोड़ना क्या, अब इसको हमको क्या करना है, ताप देना है, एक ताप देना है। किस प्रकार का, ऊष्मीय ताप देना है। देखो अब इसे टूटेगा, एक तो आपका CaO बन सकता है, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और अभी ये देखो मेरे पास एक कार्बन भी बचा हुआ है, एक अभी 2 O भी बचे हुए हैं, अभी एक O का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी इधर 3 O थे, अब 2 O फिर भी बचे हुए हैं। अब मैं एक कार्बन भी बचा तो एक कार्बन को मैं इधर लिख रहा हूँ, और 2 O बचे थे तो 2 O को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ, जब कैल्शियम ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दिया आपने, ऊष्मीय ताप दिया, तो वो काय में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, वह कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर इसको बता दूं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए हमें ऊष्मीय ताप की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सरल अपक्रिया है। ठीक, अच्छा अब दूसरी आपकी वियोजन अपक्रिया, दूसरी नंबर है अरे क्या दूसरी अपक्रिया है, वियोजन तो हो ही चुकी, दूसरी नंबर आपकी है वैद्युतीय वियोजन, वैद्युतीय वियोजन अपक्रिया। देखो इसमें की अगर इसकी अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो किस प्रकार बताएंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पूर्ण कराने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। अब जैसे कि मैं मान लीजिए मैं आपका जल ले रहा हूँ, अब जल ले रहा हूँ, उसमें हमें क्या देना, विद्युत देना। मैं क्या दे रहा, इसमें क्या दे रहा, हमको विद्युत देना है, लिखे दे, आप लिख सकते हो विद्युत। तो ये कायम टूट जाता है, एक तो आपका हाइड्रोजन में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन टूट जाए और साथ साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, साथ साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का इधर एक अणु है और इधर कितने हैं, 2, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये समीकरण असंतुलित है, तो संतुलित कीजिए। तो इधर हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी 2, लेकिन ऑक्सीजन का हेरफेर है। हम अगर आगे 2 लगा देता हूँ, ध्यान देना, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, क्योंकि जब भी आगे लगाओगे तो जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन के 2 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन के इधर 4 हो गए, तो इधर कितने हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इधर भी 4 कर दो, देखो बराबर हो गया। तो इसमें क्या हुआ,
अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। और एक बात ध्यान रखना, हमें समीकरण हर हाल में संतुलित जरूर करना होगा। असंतुलित समीकरण हमको गलत नहीं लिखना है, संतुलित ही लिखना है। अब चलते हैं हम तीसरी अभिक्रिया पर, जिसका नाम होगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तीसरी अभिक्रिया आपकी है प्रकाशीय वियोजन। अब इसकी परिभाषा आप स्वयं बता सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए या कंप्लीट कराने के लिए हमें काय की आवश्यकता पड़ती? प्रकाश की। साफ साफ लिखा प्रकाश। तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। अब देखना जरा, हम अगर एग्जाम्पल में AgCl लेते हैं, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। अब जब भी हम इसको प्रकाश देंगे, सनलाइट देंगे, तो पता ये कायम टूटे, सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, याद रखना। सिल्वर और ये चांदी होती है, समझो, जो चांदी, तो ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। अब हम इसको जरा ध्यान दे दो, बैलेंस बराबर है कि नहीं। इधर Cl के 2 दिख रहे हैं, लेकिन इधर Cl का 1 दिख रहा है। तो 2 करने के लिए हमें आगे 2 का गुणा करना होगा। अब सिल्वर के भी 2 हो गए, तो सिल्वर के आगे 2 का गुणा कर दो, हो गया बराबर। तो इस प्रकार से आप समीकरण संतुलित भी कर सकते हैं और अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। क्योंकि समीकरण अभी आगे जो तुम्हारा प्रश्न आएगा समीकरण संतुलित करना, उसमें हम आप बता देंगे, आपको कंफर्म करवा देंगे किस प्रकार से समीकरण संतुलित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया आपकी 3 प्रकार की थी, वो भी आपकी लिख गई, संयोजन अपक्रिया भी लिख गई और रासायनिक समीकरण भी लिख गया, संतुलित असंतुलित भी लिख गया। तो आज आपका खास जो प्रश्न थे, मतलब जिसमें संयोजन अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है, वियोजन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों मैंने आज पढ़ाए हैं। कल की क्लास में जो भी प्रश्न बचे हुए हैं, आने वाली क्लास में जो भी प्रश्न बचे हुए हैं, उनको अच्छे से आपको करवाए जाएंगे और अच्छे से उन्हें समझाया जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि किस प्रकार से आपको, किसी भी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई या ना समझ में आया, तो कमेंट में मैसेज लिख भेजें, जिससे कि उस प्रश्न पर मैं ज़रूर दोबारा आपको वीडियो डिस्कस कर सकूं, आपको बता सकूं कि इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। आपको हक है, बार बार पूछें, 10 बार पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी पढ़ा है वो आप नोट कर लीजिए। कल की क्लास में नए प्रश्न के साथ इसी पार्ट को आगे बढ़ाऊँगा, नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।